नामांकन कैसे किया जाएगा। एक क्लब जनरली हम लोग सुनते हैं कि जब भी क्लब खुलता ओपन होता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे पटना क्लब देख लीजिए, आप जाइएगा खेलने या लाइब्रेरी में आप जाते हैं पढ़ने, तो उसका मेन पर्पस होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका इनकम कमाने का उद्देश्य नहीं होता। तो एक क्लब में जब ऑडिट करने या ऑडिटर जाएंगे तो आपको क्या देखना होगा, किस ट्रस्ट के थ्रू चलाया जा रहा है क्लब, किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है या कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। सबसे पहला काम ऑडिटर को ये है देखना। उसके बाद आपको ये देखना होगा एग्जामिनेशन ऑफ द जनरल मैटर, सामान्य बातों की जांच। क्या सामान्य बात की जांच करेंगे? स्टडी ऑफ द रिलेटिंग लॉ, ये क्लब के लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल है और वही लॉ हम लोग एडॉप्ट करेंगे अपने नियमावली, अपने रूल्स के अंतर्गत। पहला चीज क्या देखना है? स्टडी ऑफ द रिलेटिंग लॉ, ये संस्था के लिए कौन सा लॉ काम करेगा। जैसे हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहाँ 2 व्यक्ति से ज्यादा हुआ ये रूल लगा देते हैं। जहाँ पर कंपनी के बात होता है तो कंपनी एक्ट 1956, बट न्यू अमेंडमेंट कंपनी एक्ट 2013 लगा देते हैं। जहाँ बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 लगा देते हैं। जहाँ बात करते हैं हम लोग कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लगा देते हैं। हर जगह एक्ट अप्लीकेबल टू लॉ। यहाँ पर लेखा प्रणाली की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करते हैं? एक्रूअल करते हैं, मर्केंटाइल करते हैं, कैश करते हैं, किस बेसिस पर आप अकाउंट्स बना रहे हैं ये देखना जरूरी है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करना, टू एग्जामिन द इंटरनल चेकिंग सिस्टम। इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या होता है भाई? तो हमारी कंपनी में के अंदर में क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको कैसे जांच करना है, ये इंटरनल हमारा टेक्निक है। जो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, कोई गड़बड़ी या गलत, उसको सुधार करना, इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सारा चीज देख लेंगे तब हम लोग देखेंगे क्या रिसिप्ट होता है। हम लोग बात करते हैं कोई भी कंपनी का इनकम का बात करते हैं, यहाँ भी इनकम का बात करेंगे, लेकिन वर्ड इनकम यूज नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीप्ट। इससे हम लोग एनपीओ में क्या पढ़ते थे? रिसीट एंड पेमेंट। और वही नॉट फॉर प्रॉफिट था तो अब प्रॉफिट मेकिंग में क्या पढ़ते थे? ट्रेडिंग पीरियड बैलेंसिंग। उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना, इसका पर्पस सेवा देना। लेकिन सेवा फ्री में कब तक देते रहेंगे? पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, कस्टमर से नहीं आएगा, कोई फंड से आएगा, कोई बड़े से नेता से आएगा, मंत्री से आएगा, कहीं ना कहीं से तो फंड आएगा, तभी हम ये कर पाएंगे। आइए हम लोग रिसीप्ट की बात करते हैं, इनकम का बात करते हैं। ये क्लब का कहाँ कहाँ से फंड आ सकता है? पहला फंड आ सकता है चंदा एवं प्रवेश शुल्क, सब्सक्रिप्शन एंड एंट्रेंस फी। आप जाते हैं मेला में, आप जाते हैं क्लब में, आप जाते हैं लाइब्रेरी में, तो आपको 5 रुपया 10 रुपया का एंट्रेंस टिकट मिलता है, उसको दिखाकर आप एंट्री करते हैं। तब मेन इनकम का सर आपके लिए लगता है 5 ही रुपया का लग रहा है, लेकिन वहाँ दिन भर में हजारों लोग आ रहे हैं। तो अगर 1000 लोग 5 रुपया के हिसाब से दिए तब 5000। आप घर में पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर, एक पेपर अगर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी पेपर लेते हैं, तब महीने का 100 रुपया का बिल आता है। लेकिन अगर 5 पेपर मन किया पढ़ने के लिए तो कितना एक्सपेंस हो जाएगा? 500 रुपये। लेकिन क्लब में आप 30 रुपया में जाते हैं और एक महीने जितना मन उतना पेपर पढ़ते हैं, तो आपका बचत कितना हुआ? 470 रुपये का, 470 का सेविंग हुआ। और बेनिफिट ज़्यादा मिला कि कम? ज़्यादा मिला। तो ये क्लब का फैसिलिटी है, इससे कस्टमर को, स्टूडेंट को ये सब फायदे हैं। तो पहला हो गया सब्सक्रिप्शन से, जो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एंट्रेंस फी, जो एंट्री फी से आता है, वो पहला इनकम। सेकेंड, एड बाय गवर्नमेंट, सरकारी सहायता। अगर सरकार द्वारा सहायता दिया जा रहा है कि हमारे राज्य के बच्चे पढ़ाई करेंगे और हम उस क्लब का डोनेट करेंगे, जैसे गवर्नमेंट जो क्लब है ना, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब कुछ दिया जाता है, आपको फ्री में सुविधा मिलता है। डोनेशन, कोई मंत्री आए, दान दे दिए, यहाँ क्लब के बच्चे अच्छे कर रहे हैं और अच्छे करें, इसके लिए फंड दिए। फोर्थ हो गया बिक्री से आए, वहां पर जो भी कुछ स्टॉल लगा दिया जाता है
और कुछ मैगजीन भी किया, उससे प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट नहीं उसको कहते हैं, उसको सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सरप्लस को हम लोग ये क्लब को डेवलपमेंट करने में यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट से इनकम यानी विनियोग से आए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब पैसा सरप्लस आता है, जो रिसीव्ड हुआ और माइनस पेमेंट इक्वल टू क्या होता है? सरप्लस। जो पैसा क्लब में बचता होगा, सोचिए क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जमा होता होगा, जिस फंड में जमा होता होगा, उस फंड को हम लोग इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट फंड। और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारा एक इनडायरेक्ट इनकम का स्रोत है। नेक्स्ट है किराए से प्राप्त आय। यदि हमारा क्लब का बिल्डिंग बड़ा है, इतने बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग कुछ पार्ट को किराए पर लगा देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, कोचिंग वाले को दे देंगे, प्रैक्टिस सेट वाले को दे देंगे, कुछ पैसा दे दो भाई, तो उससे भी क्लब का इनकम होता है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ एक्सपेंस व्यय का अंकेक्षा। अभी तक हम लोग इनकम का ऑडिट किए, अब हम लोग एक्सपेंस का ऑडिट करेंगे। खर्च क्या हो सकता है क्लब में? दान का समुचित उपयोग, जो दान आया है, यानी इसको बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेशन। जो पैसा डोनेशन में आया है, उसको कैसे कैसे और कहां कहां खर्च करें। पूंजीगत एवं आयगत व्ययों का बंटवारा, यानी दोनों खर्च को बाइफरकेट करके हम लोग को करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फंड आया, जितने क्लब के मेंबर है, चलो जी ठंडा पीते हैं, सारे बुक्स लाते हैं, बिना सोचे समझे नहीं होना चाहिए। चेयर बदल देते हैं, बहुत सारा राष्ट्रपति महोदय आए थे, फंड दे दिए थे, सारा चेयर चेंज कर दे, नहीं। जो जरूरत है उसके अनुसार बाइफरकेट करेंगे। नेसेसरी आइटम जो है फिक्स एसेट्स में वो परचेज करेंगे, और कंपलसरी जो यूज करने वाला पेपर मैगजीन है वही लाएंगे। तो जो पर मंथ, पर डे, पर वीक खर्च करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चलो एसी लगवा देते हैं, क्यों? फैन से काम चल सकता है, कूलर से काम चल सकता है। तो कहा जाता है कि ह्यूमन जो वांट से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिसोर्स जो है हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो उसी में सब कुछ करना है। तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जो हमारा लिमिटेड, जो जरूरत है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, उसी के मुताबिक हम लोग को काम करना है, उस फंड से कर सके, और बाकी सरप्लस बचेगा तो आगे इस फंड को यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये हम लोग बंटवारा कर दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। भवनों को सजाने संबंधी व्यय, एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग डेकोरेशन। बिल्डिंग डेकोरेशन करने में खर्च होता है। आप क्लब में जाइएगा, पटना क्लब में कभी कभी तो पूरा डेकोरेट रहता है, यानी कुछ समय आता है डेकोरेशन का, उसका एनिवर्सरी आए या उसका कुछ फंक्शन स्पेशल हो, तो वैसे कंडीशन में उसको डेकोरेट किया जाता है, उसका एक्सपेंस, वो भी एक एक्सपेंस का पार्ट है। फुटकर व्ययों की जांच, टू चेक द मिसलेनियस एक्सपेंस। वो क्या हो सकता है? गेस्ट आए, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, उसको हम लोग प्रोविजंस बोलते हैं, सिगार को, ये सब इसके अंतर्गत आता है, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी समझ गए होंगे आप, इनकम भी समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग चला रहे हैं कि ये रिसिप्ट हुआ, ये पेमेंट हुआ, दोनों समझ गए, रिसिप्ट, इनकम, पेमेंट, एक्सपेंस। अब हम लोग समझेंगे एसेट एंड लायबिलिटी। क्लब में क्या क्या एसेट यूज होता है, कैसे होता है, लायबिलिटी क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि एसेट में बैठने के लिए चेयर, टेबल, घर, हाउस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग में हम लोग बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, फर्नीचर, फैन, कूलर, एसी, जो भी हो। उसके बाद बुक्स, और बाकी पर डे पर मंथ आ रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंस, मैगजीन पेपर आ गया। उसके बाद स्टॉक में खाने पीने का जो भी मटेरियल है वो आ जाएगा, और खाने पीने का बनाने वाला है वो एसेट में आ जाएगा, और जो खाने पीने वाला मटेरियल है वो गुड्स में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट अपना चेक कर लेते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी, हमारे क्लब का क्या क्या एसेट है, क्या क्या लायबिलिटी है। एसेट में कौन सा एसेट डेप्रिसिएट किया है, कौन सा एसेट डेप्रिसिएट किया है। डेप्रिसिएट मतलब उसके वैल्यू में कमी आना, डेप्रिसिएट मतलब उसका वैल्यू को बढ़ जाना, बढ़ा देना, यानी कि अपने से नहीं बढ़ा देते हैं। लैंड, बिल्डिंग, आप जानते ही हैं कि जमीन के दिनों ब दिन दाम बढ़ता है तो उसमें एप्रिसिएशन होता है। मशीन आप खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो दिनों ब दिन उसमें कमी आता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं।
कुछ ऑब्सोलेंस होता है, आप चलन से बाहर हो जाता है, नई मशीन आ गई टेक्निक, पुराना मशीन का यूज नहीं होता है, वो चलन से बाहर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ये बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद अन्य मदों की जांच, टू चेक अदर आइटम, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का आप जानते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी एसेट के वैल्यू में कमी आए बट मेरे बैलेंस शीट में कमी नहीं दिखानी है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यानी कभी भी हम लोग किसी भी एसेट का वैल्यू कम करके ना दिखाकर, डायरेक्ट ना दिखाकर इनडायरेक्ट उसको मारते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हम बोले कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सेफ्टी से रखते हैं, डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, नहीं घटाएंगे, 5 साल बाद 50,000 की गाड़ी आपको बेचने जाएंगे, अब बोलेंगे 50,000 में ले लो, तुम ले लोगे, क्या बोलोगे, सर इतना पुराना हो गया, इसमें से डिप्रिसिएशन लग गया, इसको माइनस कर दीजिए। यानी हम लोग जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री मारते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बट जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो एंट्री मारते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट जाएगा लेकिन अभी नहीं जाएगा, उसको मारेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं मारेंगे। से दोस्त है, उसको पीटना है और डायरेक्ट नहीं, मुझे नहीं दूसरा से पिटवाना है, तो क्या करते हैं, साइड से लगा देते हैं, इसका ड्रेस पहन के जा रहा है, ये कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली डिप्रिसिएशन लगता है एसेट पर, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कोस्ट का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ फंड, फंड को देख रेख करना। फंड को हम लोग कैसे देखते हैं कि हमारे क्लब में कितने फंड आए, कितने गए, कहाँ यूज हुए, प्रॉपर वे में यूज हुए, यूटिलाइजेशन हुए नहीं हुए, मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखना होगा। कार्रवाई पुस्तक की जांच, टेस्ट ऑफ ऑडिट नोटबुक। ये ऑडिट नोटबुक क्या होता है, जब ऑडिटर ऑडिट करता है प्रत्येक स्टेप का कुछ कुछ उसको डिटेक्ट होता है, वो लिखते जाता है एक एक लाइन में, और बाद में रिपोर्ट तैयार करते समय वो देखता है कि हमने क्या पाया सही, क्या पाया गलती, उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, उसको ऑडिट नोटबुक कहते हैं। उसके बाद रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार होता है। रिपोर्ट कैसे तैयार होता है, तो रिपोर्ट तैयार होता है जैसे हमने ऑडिट करते समय जो पाया उससे पूरा तरह से संतुष्ट है, तो क्लीन ऑडिट। अगर कुछ उस पर सस्पेंस है, डाटा आपने दिया कि हमने सर इतने लोगों को सेल किए उधार में, तो डेटर का डाटा मांगेंगे ना, उससे संतुष्ट नहीं है, उसको बोलते हैं एविडेंस। जो डाटा आपसे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एविडेंस, साक्ष्य। वो साक्ष्य से संतुष्ट है तो क्लीन, संतुष्ट नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसको हिंदी में मर्यादित रिपोर्ट बोलते हैं। और एक होता है कि जो भी पढ़े उसमें सब उल्टा उल्टा दिख रहा है, लगता है कि नहीं, जो आप बनावटी साक्ष्य ला कर दे दिए, तो उसको निगेटिव रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा बना दिया जाता है। इंग्लिश में उसको निगेटिव रिपोर्ट और एडवर्स रिपोर्ट, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक प्रतिवेदन, निगेटिव रिपोर्ट, जब आप संतुष्ट नहीं हैं। तब हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और सभी दोस्तों को भेज करके उनको ऑडिट का कोर्स तैयार कराएं। धन्यवाद।